नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है त्वरण। क्योंकि चाल और वेग में हमने सविस्तार जो कुछ भी दिया गया था उसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्वरण, और त्वरण के बाद पढ़ने वाले हैं गति के समीकरणों को। लेकिन अब आप कहेंगे सर जी इसे तो 9th में भी पढ़ाया था गति के समीकरणों को। तो यहाँ पे आपको गति के समीकरणों को जो बढ़ाना है वो दो विधियों से पढ़ाना है। एक गणितीय विधि जो आपने पढ़ी थी 9th में, और एक विधि आपको कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन कराया जाएगा, जिसमें से आप विशेष ध्यान देंगे कलन विधि वाला। आइए सबसे पहले हम त्वरण को परिभाषित करते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सी परिभाषा है। कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, हो सकता है वीडियो को थोड़ा सा स्किप करें, लेकिन स्किप ना करिए, हो सकता है आपको कुछ नया सुनने को मिल जाए। तो त्वरण किसे कहते हैं कि हम जानते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को। क्या? वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे इस्तेमाल ए से प्रदर्शित किया जाता है यदि किसी टी समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल भी हो, तो त्वरण ए बराबर क्या होता है? डेल भी अपान डेल टी, या डेल भी अपान टी। इसका मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि चाल का मात्रक ऊपर वेग है, यानी कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और फिर से समय है तो सेकंड गुणा हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपको ये भी पता है कि त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसकी बीमा भी निकालना होगा हमें। आइए बीमा निकालते हैं। m लंबाई का मात्रक जिसकी बीमा l होती है, और s समय का मात्रक जिसकी बीमा t होती है, और घात 2 लगी हुई है। ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा l t की घातें -2, क्योंकि घात ऊपर जाने पर यानी ऊपर से नीचे आने पर अपने चिन्हों को बदल देती है। तो l t -2 इसकी क्या हो जाती है? बीमा हो जाती है। अब हमें पढ़ना होगा त्वरण के बाद समान त्वरण, असमान त्वरण। अगला है आपका एक समान त्वरण। भैया समान चाल थी तो हमने परिभाषा क्या दिया था? जब समान समय अंतराल में एक समान दूरियां तय करता है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें त्वरण में क्या परिभाषा देंगे कि यदि किसी वस्तु का या किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान एक समान है, यानी कि वो एक निश्चित समय अंतराल में उसके जो वेग में परिवर्तन कर रहा है वो एक निश्चित मान में परिवर्तन कर रहा है। जैसे पृथ्वी का जो त्वरण होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो एक समान त्वरण की श्रेणी में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जैसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपने लिया, तो आप जब किसी पिंड को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हो तो चाहे उस पिंड का द्रव्यमान कुछ भी ना हो, चाहे वो बहुत हल्का हो, चाहे वो बहुत भारी हो, उससे पृथ्वी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और प्रत्येक वस्तु के वेग में हर सेकंड वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग की वृद्धि कर देता है, और हर सेकंड करता रहता है। यानी कि जो पृथ्वी का त्वरण होता है वो निश्चित होता है, वो कभी न तो घटता है और ना तो कभी बढ़ता है। तो ऐसे त्वरण जो किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल पर एक समान वेग में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा त्वरण है
जो समान समय अंतराल में उसके जो वेग में परिवर्तन कर रहा है वो भिन्न भिन्न परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसे त्वरण को हम असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, ये तो आपकी परिभाषा हो गई एक समान तथा आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो असमान त्वरण और समान त्वरण किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट है वो तात्क्षणिक त्वरण है। तो जब किसी विशेष समय के लिए हम त्वरण का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि किसी पिंड के किसी विशेष समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए त्वरण को हम ज्ञात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, जिसमें हमारा t क्या होता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें समय क्या होता है हमारा, शून्य की ओर अग्रसर होता है। यानी कि आप यहाँ पे लिखते हैं यदि किसी वस्तु के एक अल्प समय अंतराल डेल t में उसके वेग में परिवर्तन डेल v होता है, तो उसका त्वरण a बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल v अपान डेल t, या a इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी, जहाँ पे डी वी बटा डी टी क्या है, t के सापेक्ष हमारे वेग परिवर्तन का अवकलन होता है। राइट, ये हो जाता है हमारा तात्क्षणिक त्वरण। अब आपको पढ़ना है गति के समीकरणों को। हम कोशिश करेंगे कि आज ही गति के तीनों समीकरण जो हम 9th में पढ़े थे, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है भूल गया हो, तो इसलिए दोहराना पड़ रहा है, तो उसे इग्नोर मत करिए, आप भी देख लीजिए क्या होता है गणितीय विधि से। उसके बाद हम कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी विधि लगाने वाले हैं भाई, गणितीय विधि। तो चलिए गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरणों को स्थापित करेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला समीकरण, गति का पहला, ठीक है ना। गति का पहला समीकरण कहाँ से लाते हैं, त्वरण की परिभाषा से। यहाँ पे लिखते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या है, a इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल टी, या a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटा t। v2 माइनस v1 क्या है, v2 अंतिम वेग और v1 प्रारंभिक वेग। जब हम अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं तभी तो वेग में क्या परिवर्तन आया यही पता चलता है, और बटे समय, समय को उधर भेज देते हैं, ये हो जाता है at इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ पे v1 को छोड़ देते हैं या v1 को इधर लाते हैं और v2 को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये v1 आपका नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 प्लस at। v2 कौन है, अंतिम वेग, v1 कौन है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को u से नोट करते हैं और अंतिम वेग को v से। ये आ गया आपका गति का पहला समीकरण। बहुत ही आसान सा समीकरण है। चलिए गति का दूसरा समीकरण भी हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ नहीं है, अगर आपको दिक्कत इसमें आ रही हो तो आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको और कोशिश करूँगा इसको समझाने की, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसलिए अच्छा 9th में भी मैंने पढ़ाया था आपको, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं भाई गति का दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण दूरी का समीकरण है, और हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। लेकिन दूरी बराबर चाल गुणे समय हम तब लगाते हैं बेटा जब किसी पिंड की चाल निश्चित हो। पिंड की चाल क्या हो, निश्चित हो। जैसे आपसे कह दिया गया कि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे थे, बताओ 4 घंटे में कितनी दूर जाएंगे।
तब हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। लेकिन अगर आपकी चाल निश्चित ना हो, क्योंकि आप जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे थे तो आप क्या स्टार्टिंग में ही 15 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ा लेंगे साइकिल को? आपकी जो स्पीड है वो 0 से प्लस होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप स्टार्टिंग से आपकी स्पीड 15 से पहुंच जाएगी 100 पे, मतलब गाड़ी स्टार्ट किया स्पीड 100 पे है, नहीं। क्योंकि किसी भी वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे चाल तो निश्चित होगी नहीं, तो हम क्या मानते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे औसत चाल, कि किसी भी पिंड का औसत चाल कितना है। अगर औसत चाल हमें पता चल जाए तो हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें, माना कि कोई गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। हम लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग u है, और उसका जो त्वरण है वो कितना है, तथा त्वरण कितना है, a। अगर उसका प्रारंभिक वेग u और त्वरण a है और वो सरल रेखीय गति में गति कर रहा है, तो t सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, वेग v हो जाता है। ठीक है ना? अच्छे से सुनिएगा खूब, बहुत ध्यान से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम डायरेक्ट, हमें अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय निकालना होता है, ये तो पहले से निश्चित फार्मूला है, तो हमें कुछ अलग करना था। अलग क्या करना था कि किसी वस्तु का वेग स्टार्टिंग से फिक्स नहीं होता, उसकी स्पीड लगातार धीरे धीरे बढ़ती है या लगातार धीरे धीरे घटती है। इसलिए हमने माना कि उसका प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और वो a त्वरण से आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब तक त्वरण नहीं होगा तब तक उसका वेग बढ़ने वाला नहीं है, और बिना त्वरण के किसी भी वस्तु का वेग संभव भी नहीं है। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और उसमें a त्वरण रखा। a त्वरण से चलते चलते t समय में उसका वेग कितना हो गया, बढ़ते बढ़ते v हो गया। अगर उसका वेग बढ़ते बढ़ते v हो गया तो हम मान लेते हैं कि जब उसका वेग v हुआ तो वो तब तक कितनी दूरी तय कर चुका था, s दूरी तय कर चुका था। कितनी दूरी तय कर चुका था, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अपना वेग 10 से 20, 50, 60, 70 करते जाओ और आप कोई दूरी ही ना चलो। तो यहाँ पे जितनी घटनाएं संभव थी मैंने सब कर लिया, आपको भी करना होगा। कि आपको मानना होगा कि माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u है और उसका त्वरण a है, t समय जब उसने चला तो भी वेग प्राप्त करके उसने जो दूरी तय की वो दूरी कितनी थी, s दूरी तय की। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि पहले 1 सेकंड में, प्रारंभिक के 1 सेकंड में उसका वेग कितना था, और उसका जब वेग v हुआ तो उसके 1 सेकंड पहले वेग कितना था। क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना होगा औसत वेग। यहाँ पे चाल नहीं रख सकते, फार्मूला यही लगाएंगे। अभी देख ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, लेकिन यहाँ पे समय तो निश्चित है, दूरी भी निश्चित है, कि समय t लगा देंगे, दूरी s लिख देंगे। लेकिन चाल हमारी जो है वो औसत चाल निकालनी पड़ेगी। तो औसत चाल निकालने का जो तरीका होता है कि उसको या तो हम चाहें कि प्रत्येक स्टेप को, कि हर सेकंड में उसका वेग कितना था सबको जोड़ करके जितना सेकंड वो चला हो उससे भाग दे दें, या तो एक तरीका और होता है कि हम उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके 2 से भाग दे दें। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे, यह दूरी चलता है तो कण का औसत वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक u था, अंतिम v था बटे 2। औसत वेग इतना है। लेकिन क्या ये औसत वेग सत्य है या असत्य, अगर ये जानना चाहते हैं तो आगे और भी टेक्निक लगा सकते हैं। कह देते हैं कि चलिए गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग और गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वेग लिख लेते हैं। गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग,
तो गति जब प्रारंभ हुई तो उसका वेग कितना था u, तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा u प्लस a हो जाएगा। ठीक, और यदि हम समाप्त होने की गति समाप्त होने के 1 सेकंड बाद क्या होगा वेग, 1 सेकंड बाद वेग क्या होगा सॉरी, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले, होने के 1 सेकंड पहले वेग, तो समाप्त जब हुई तो उस समय वेग कितना था, v था, तो 1 सेकंड पहले कितना रहा होगा v माइनस ए, उसका तोड़ हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इसका औसत वेग निकालते हैं, औसत वेग, तो u प्लस ए ये पहला हो गया और ये अंतिम v माइनस ए बटे 2, ये से ए कट जाएगा, बचेगा u प्लस v बटे 2। औसत वेग फिर से वही है, यानी कि जहाँ पे हमें चाल रखनी है उस बार हम औसत चाल रखेंगे u प्लस v बाई 2। आइए अब लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना थी s, चाल कितना निकाला u प्लस v बाई 2 और समय कितना है t। चलिए इसे हल करते हैं और अपना नया फार्मूला लाते हैं। आप इसे लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। S बराबर u प्लस v का अभी हमने पहला समीकरण निकाला था, क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। तो जहाँ पे v है वहाँ पे लिखेंगे u प्लस ए टी बटे कितना है 2 गुणे कितना है t। s बराबर u जोड़ करके 2u ए टी बटे 2 गुणे t। ये आपका अलग कर लेंगे, t को अंदर कर देंगे तो s बराबर हो जाएगा 2ut बटे 2 धन at स्क्वायर बटे 2 से 2 कट जाएगा, s बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, आइए 1 मिनट के अंदर गति का तीसरा समीकरण भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग, तो v का वर्ग u प्लस ए टी का भी वर्ग। यही तो गति का पहला समीकरण था हमारा। इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ये स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2uat। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हम 2a कॉमन ले सकते हैं। इसमें 2 दिख नहीं रहा है तो 1/2 हो जाएगा। a कॉमन गया है तो बचा कौन, at स्क्वायर। यहाँ से 2a कॉमन गया तो क्या बचा, ut। ये किसका फार्मूला है, अभी अभी हमने निकाला, ये s का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a बाहर था, ये बराबर किसके है, s। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये s, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। कल हम आपको बताएंगे गति के इन समीकरणों को अवकलन विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इंतजार करो।